नमस्कार, वेलकम टू मिलियन डॉलर इनसाइट्स। आज हमारे साथ में पंडित मृत्युंजय वैष्णव हैं। आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम कुछ इनसाइट्स जानना चाहेंगे। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये क्या है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम इसकी इनसाइट्स पर क्यों हैं। ये वो आइडिया है जो शायद कब से स्टार्ट है हमारे कल्चर में। हम कहीं ना कहीं जब भी देखते हैं, हमारे आसपास देवी देवताओं के बारे में बात होती है, कुंडलियों के बारे में बात होती है, ग्रहों के बारे में बात होती है। साइंस के साथ हम लोग ने कंट्रोवर्सी भी खड़ी करी है, पर इसका डेप्थ क्या है, ये आइडिया स्टार्ट होना क्यों शुरुआत हुआ, हमारी रूटीन में, हमारी लाइफ में क्यों आया, कहाँ से आया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या इसकी इम्पोर्टेंस है या हमको आगे बढ़ते हुए समय पर इसके बारे में भूल जाना चाहिए। तो नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम टू अवर शो। थैंक यू मैम, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस विषय पर बात करने के लिए। सर, मैं पहले ये जानना चाहूँगी कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं कि ये आया कहाँ से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है कि पितामह ब्रह्मा से शुरू हुआ। पहले ये ट्रांसफ़र हुआ केवल मौखिक रूप से एक दूसरे को। वहाँ से ये सूर्य भगवान के पास गया, उसके बाद में गुरु व्यास के पास गया, गुरु वशिष्ठ के पास में, अत्रि के पास में, और इसी तरह से ये ट्रांसफ़र होता रहा। उसके बाद ये पहुंचा जो आज के समय में जिनको हम फॉलो करते हैं, 100% फॉलो करते हैं, पाराशर जी के पास में। और जब ये पाराशर जी के पास में पहुंचा और उन्हें लगा कि आगे आने वाले समय में आने वाली जनरेशन की मेमोरीज इतनी हाई नहीं होगी कि वो इसको मेमोराइज कर सके, तो उन्होंने ही इज़ द फर्स्ट ऋषि जिन्होंने इसे डॉक्यूमेंट किया और इसे डॉक्यूमेंट रूप के अंदर प्रसारित किया। उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स को हम आज जो रीड कर रहे हैं प्रेजेंट में, जिसमें एस्ट्रोनॉमी भी आती है और एस्ट्रोलॉजी के सारे नियम आते हैं, वो आज जो डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं तो ओरिजिनल टेक्स्ट बाय ऋषि पाराशर। उसके बाद में टोटल 18 ऋषियों का कुछ कंट्रोवर्सी है कि 19 ऋषि हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने भी ऋषि रहे उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। टिल टुडे आज भी ज्योतिष में कहीं ऐसे लोग हैं, कहीं गुप्त लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं और इसमें अपना योगदान निरंतर दे रहे हैं। तो मैं वहाँ तक भी मानता हूँ कि उनका पद भी कहीं ऋषियों से कम बिल्कुल नहीं है। इस ज्योतिष को एक्चुअली विद्या ही बोला गया है। तो देयर इज अ रिसर्च रहा गया, इसमें स्टडी रही गई, जिसमें आपने कहा कि ये कंटिन्यूस पास ऑन होती गई चीज़ें। तो पास ऑन होती गई चीज़ें, रिसर्च हुई तो चीज़ें बढ़ी या कोई चीज़ हमने छोड़ दी बीच में? देखिए मैम, वैसे तो ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है क्योंकि पहले जो व्यक्तियों की जो आयु होती थी वो इतनी ज़्यादा होती थी कि उन्होंने शायद अपने एक जीवन में इसे काफ़ी कंप्लीट किया, ठीक है, लेकिन वहाँ ये कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद में भी आपने वेद व्यास जी का नाम सुना होगा जो कि पाराशर जी के पुत्र थे। उसके बाद में एक ऋषि आए दक्षिण भारत से, ठीक है, और जैमिनी सूत्रम जिन्होंने प्रारंभ किया वो वेद व्यास जी के शिष्य थे। तो इस तरीके से हर व्यक्ति को जैसा लगता गया, जैसा अनुभव होता गया, उन्होंने इसमें अपना अपना योगदान देके इसे काफ़ी हद तक और विस्तृत किया है। आज के समय की मैं बात करूं तो मुझे लगता है एक जीवन जो अभी हमें मिला है प्राप्त, वो इसे केवल समझने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पहले के समय पे जैसे टेलीस्कोप और ये सारी चीज़ें नहीं थी, पर ये हम कहते हैं कि पूरा प्लेनेट से ही रिलेट करता है। टोटल प्लेनेटरी सिस्टम है। बिना एस्ट्रोनॉमी के कोई भी चीज़, बिना वैज्ञानिक तथ्य के कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई। तो जब हम उसको देख भी नहीं पा रहे थे तो भी हम उनकी मतलब पोजीशंस को हम समझ रहे थे। बिल्कुल, तो और एग्जैक्ट पोजीशन को समझ रहे थे बिकॉज ऑफ जिस समय में लोगों के पास में वो यंत्र नहीं थे। आज ये कहा जाता है कि पुराना जो समय था वो बहुत ही पीछे था, या मतलब वैज्ञानिक रूप से वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, जबकि मैं यहाँ थ्योरी थोड़ी सी उल्टी सोचता हूँ। मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में जो चीज़ें अवेलेबल थी, इवन उसको हम जानने तक के लिए अभी तक नहीं समझ पाए। जैसे एक छोटी सी थ्योरी, एक एग्जांपल दूंगा। गैलीलियो ने अपने समय में कहा कि हम जो है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। 400 साल बाद में चर्च उन्हें माफ़ी देता है कि नहीं, वो सही थे,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस जो हम बात कर रहे हैं, ज्योतिष पे जो हम बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो बात कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। साइंस इसे देरी से समझ पा रही है, वो हमारी भूल कह सकते हैं। उस समय बहुत सक्षम लोग थे, योग क्रिया के द्वारा उन्होंने हर प्लैनेट के बारे में जितनी जानकारियाँ दी है, एग्जैक्ट वो जानकारियाँ आज भी वैसे ही प्रस्तुत होती है। मतलब इंट्यूशन पावर कहा जाए ज़्यादा, पावर कह सकते हैं, या योग में ध्यान में इतनी शक्ति थी कि वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर पाए। और हो सकता है उस समय में कोई इंस्ट्रूमेंट भी रहे हों, क्योंकि हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि उन्होंने उन चीज़ों का यूज़ नहीं किया होगा। लेकिन सक्षमता थी उनकी, और इतनी सक्षमता थी कि जो उन्होंने उस समय डॉक्यूमेंट किया वो आज बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ हो रही है। कहते हैं कि रत्ती भर भी बिल्कुल इधर उधर नहीं। अगर आप छोटा सा एक एग्जांपल पंचांग का ही ले लीजिए, पंचांग में जो तिथियां पड़ती है, जिन तिथियों में क्षय आता है, ग्रहण आता है, नासा को उसके लिए काफ़ी टेलीस्कोप लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो कंफर्म करता है। और वो चीज़ एक छोटी सी मैथमेटिकल, अगर कोई आज 5वीं 10वीं पढ़ा हुआ बच्चा भी अगर उसे समझा दिया जाए एक दिन, तो वो सेकेंड डे आपको बता देगा ग्रहण कब आना है। तो उनकी मैथमेटिक, उनकी साइंस बहुत सटीक थी, और वो हमसे कहीं ना कहीं बहुत आगे थे, क्योंकि उनकी रिसर्च ही हम लोग अभी तक कंप्लीट पढ़ केवल नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब अभी स्टिल गैप है हमको समझने बिल्कुल, में। अभी भी कई चीज़ें डिकोड हो रही है। जैसे अभी हम अचानक से कई चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से ऐड होते हुए सुनते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। इवन काफ़ी पहले तो मतलब मैं अपने ही चाइल्डहुड की बात करूं तो मैंने तंत्र के बारे में काफ़ी सुना कि किसी ने कोई तंत्र यूज़ किया और उसके काम को या तो होने दिया या उसके उसमें हिंड्रेंस क्रिएट किया। तो क्या एक तरह से ज्योतिष भी एक नेगेटिव क्रिएट कर सकता है? ज्योतिष कभी भी नेगेटिव क्रिएट नहीं कर सकता, और अगर ये कहा जाए कि ज्योतिष कुछ भी चेंज कर सकता है, तो सबसे पहले वो अपने आप पे वर्कआउट करेगा। उसे फिर जनता की कहाँ जरूरत, उसे किसी भी कोई कस्टमर की आवश्यकता नहीं है कि जिसका भविष्य बताना हो। अगर वो चेंज कर सके तो वो अपने आप को इतना चेंज कर लेगा कि वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को अति समृद्ध कर लेगा। तो पहली बात कि जो चीज़ें तयशुदा है, काफ़ी हद तक वो बिल्कुल तयशुदा ही रहेंगी। हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ उपायों से जीवन में आने वाली समस्याओं को कम जरूर किया जा सकता है, लेकिन किसी के जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फर्स्ट। सेकंड, आप कह रहे हैं बात तंत्र की, तो तंत्र एक मैकेनिज़्म है, और तंत्र शुरू ही भगवान शिव से हुआ है, और उस मैकेनिज़्म को अगर उसी विधिवत तरीके से किया जाए तो वो बिल्कुल इम्पैक्टफुल होता है। लेकिन आज के समय में, जब इस भौतिक समय में हर तांत्रिक अपने पास मोबाइल यूज़ कर रहा है, हर तांत्रिक अलग अलग बातें, इवन पॉडकास्ट में भी आ रहा है, तो वो चीज़ बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि ये रियलिटी से कहीं हद तक जुड़ी हुई है। बिकॉज ऑफ तांत्रिक एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति पूरे समाज से कट के और तंत्र में घुसता है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी के पर्सनल जीवन में जाके मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए, अच्छी या बुरी। वो एक समय था जब अधिकतर तंत्र की चीज़ें अच्छाई में यूज़ की गई, कभी कभी कुछ सदियों में कुछ बुरे रिजल्ट भी उसके आए, लेकिन आज के समय में मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इम्पैक्टफुल है, और इस प्रैक्टिस को अभी रेगुलर करने वाले बहुत अच्छे लोग होंगे, ऐसा बिल्कुल मुझे मेरे अनुभव में नहीं लगता है। सेकंड, आप बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी वो साइंस है, या वास्तु वो साइंस है जिसे मैं अपनी प्रैक्टिस में मानता हूँ। इतनी सारी प्रैक्टिस जो अभी लाल किताब चल रहा है, इन सब के बावजूद भी मैं उन दो विषयों को मानता हूँ कि उनका इम्पैक्ट हम पे है कहीं ना कहीं, लेकिन वो केवल 20% जैसा ही है। नहीं, जैसे कहा जाता है ना कि सही समय पे आप सही जगह पर हैं तो आप ज़्यादा अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा एक टाइम पीरियड ऐसा आया जिसमें मैंने गलत डिसीजन ले लिया क्योंकि वो टाइम पीरियड ही नहीं सही था। बिल्कुल। हो सकता है कि वो टाइम पीरियड वो भी हो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस हो गया, हाँ, वो अगर वास्तु भी मिस्टेक हो गया। एक्चुअल में वास्तु के लिए मैंने फिर आपको कहा कि वास्तु का यूज़ आपको कब करना चाहिए। घर इंसान रहने के लिए बार बार नहीं बनाता, एक बार बनाता है, उस समय केवल वास्तु की जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। सारी की सारी चीज़ें आप कंप्लीट करने जाओगे तो आप दूसरे स्थान पे नहीं रह सकते। अगर आप 100% वास्तु में रह रहे हो तो वहाँ से आप दूसरे स्थान पे परिवर्तित कर ही नहीं सकते, दूसरी चीज़ें आपके लिए अनईजी हो जाएगी। इसलिए 60 to 70% वास्तु आपको
ओके रखना चाहिए। अच्छा, और मतलब ये इसके एक ही समय पीछे की बात है। बहुत अच्छा साइंस ये हुआ कि मतलब मुझे घर छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी अगर मैंने घर को ही 100% वास्तु 100% वास्तु कर लिया तो दूसरी जगह आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप 100% बहुत एनर्जेटिक ऑरा में रह रहे हैं तो दूसरे जगह पे जो डिस एनर्जीज आपको नेगेटिव एनर्जीज मिलेंगी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो 60-70% वास्तु इज इट ओके। लेकिन ये लाइफ में एक आध बार ही ऐसा मौका आता है, एक बार चेंज कर ले इंसान, थोड़ा पैसा आ गया, 2 बार कर ले, तो एक आध बार आपने वास्तु किया, इज इट ओके। वास्तु के कुछ नियम पढ़े, इज इट ओके। बेसिक जो नियम है उसके बड़े बड़े जिनसे बहुत दिक्कतें आती है, लाइक नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना या वहाँ किचन होना या वहाँ किसी तरह का और गंदगी होना, ये थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होता है। साउथ वेस्ट में आपका गेट हुआ, एंट्री गेट हुआ, ये सबसे बड़े भारी वास्तु दोषों में आता है। घर में डार्क कलर नहीं हो किसी तरह का, ये बड़े वास्तु दोषों में आता है। तो ये सिंपली चीज़ें हैं, अगर इनका भी ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है बाकी सब चीज़ें इम्पैक्टफुल होती है। अगर आप उस पर आप कंप्लीट ट्रस्ट करें तो इज इट, ये नहीं है कि वास्तु से ही पूरा जीवन बदला जा सकता है। मतलब इट इज सपोर्टिव। ये सपोर्टिव फॉर्म में है। और बिल्कुल मैं जितना मेरा रिसर्च में कह सकता हूँ कि 75% आप वैदिक ज्योतिष से जीवन की पूरी जीवनी के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद में न्यूमरोलॉजी है जिसको थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि हाँ ये ठीक साइंस है और इससे कुछ चीज़ें परिवर्तन करनी चाहिए, जो भी वो भी एक आध बार ही काम आती है। नेम चेंजेस में आ गया आपने कोई कंपनी ओपन की है तब आपने चेंज कर लिया, ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी से सब कुछ, क्योंकि एक ही नंबर पे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे लेकिन कुंडली आपकी सबकी एक ही मिलेगी। इवन जुड़वा 2 बच्चे जिनमें केवल 2 मिनट का फर्क होगा उसके लिए भी वैदिक ज्योतिष में षष्ठ्यांश चक्र यानी D60 अवेलेबल, वहाँ से भी उन दोनों का भविष्य पूर्ण रूप से अलग अलग ज्ञात किया जा सकता है। हाँ, दोनों इमोशनली भी डिफरेंट माने जाते हैं, सारी चीज़ें डिफरेंट मानी हेल्थ जाती इश्यूज हैं, रहते हैं, दोनों में दोनों फर्क में हो डिफरेंसेस जाता है, आएगा। डिफरेंसेस हैं। तो मतलब बेस ज्योतिष है, पर ज्योतिष तो फिर ज्योतिषी जानने की क्यों क्या ज़रूरत है, मतलब जब हम रेमेडीज़ की तरफ नहीं जान सकते। रेमेडीज़ देखिए, लाल किताब को तो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से तो डिक्लाइन करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष सभी डिक्लाइन कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ। मेरा खुद का 5 साल पहले लाल किताब में रिसर्च रहा है, मैंने अच्छे से जाना है कि लाल किताब क्या है, उसके कई उपाय देखे हैं और उसके बाद में मैंने जब उसको थ्रो ऑन लोगों को देना शुरू किया, करना शुरू किया, नो रिज़ल्ट। और बल्कि मुझे लगा कि ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है किसी भी इंसान को सांत्वना देने की। बिकॉज ऑफ मैम देखिए, एक ज्योतिषी के नाते हो सकता है कि मैं भी कई चीज़ें इनमें से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट से भी अगर आप पूछेंगे तो जिस समय व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में पूछने आता है उस समय में वो इतना कॉन्शियस होता है कि एक गलत उपाय, एक गलत चीज़ अगर मैंने किसी के भविष्य के बारे में कह दी या उसे जो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं है अगर उसे मैंने कह दिया कि आपका एक्सीडेंट होगा, अब सबकॉन्शियस माइंड में वो 80% इस चीज़ को बैठा चुका है। तो ये गलत प्रैक्टिस ही नहीं होनी चाहिए। इवन वैदिक ज्योतिष में भी 80 to 90% लोग गलत प्रैक्टिस करते हैं भविष्य बताने की। मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा मैंने खुद ने एग्जाम्पल देखा है कि चाइल्डहुड में पता चला कि देखा, पत्री देखी गई और बोल दिया कि ये तो बड़े होकर लव मैरिज ही करेंगे। पता चला कि लाइफ लॉन्ग एक हिंड्रेंस रही, बाहर जाना अलाउ नहीं किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करने दिया। और एक लड़की के लिए मतलब ये सारी चीज़ें अगर बिल्ड नहीं, और जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आज कितनी ज़रूरत है, मतलब एक लाइफ हम एक गलत उससे इम्पैक्ट नहीं करते हैं। यस मैम, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, आप जिस समय में ये बात कर रहे हैं तो वो काफ़ी पुराना समय था। हालांकि आज के समय में तो 90% पेरेंट्स में ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि लव मैरिज करेगा बच्चा या अरेंज मैरिज करेगा, लेकिन कुछ समाज में आज भी ये बिल्कुल तकलीफदेह है। इवन मैं अगर बात करूँ राजस्थान जहाँ हम बैठे हैं, हरियाणा की बात करूँ, यूपी में भी कई जगह हैं और साउथ इंडिया में भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ मोर एजुकेटेड होने के बाद में भी लोग अपने रिचुअल्स को ही फॉलो करना चाहते हैं, अपने धर्म के अनुसार ही चलना चाहते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और एक गलत धारणा से जीवन कितना परिवर्तन हो सकता है, ये आप जैसा आप बता रहे हैं कि उस समय में आप पे इतनी बाउंडेशंस लगा दी गई होगी, तो जितना ग्रो कर सकता था बच्चा, एक अच्छा ग्रो कर सकता था, अब वो उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाया। अब एक्सीडेंटली अगर लाइफ में हमें वो फेस देखना पड़े
जब इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा तो वो बच्चा उतना ग्रो नहीं कर पाएगा जितना वो रियलिटी में कर वो सकता उतना था। फोर्स उतना नहीं लगा पाएगा, क्योंकि लर्निंग का एक टाइमिंग सबसे जो महत्वपूर्ण था, उस समय में उसने सब कुछ झेला है। तो आप जब एक एग्जांपल भी ये कह सकते हैं, तो सोचिए दिन में हजारों ज्योतिषी किन किन पे ये उपयोग में ला रहे होंगे, उनकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे। तो मैं एक ही चीज़ के पक्ष में हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, पहली बात तो पूर्ण रूप से एस्ट्रोनॉमी पे ये डिपेंड करता है फर्स्ट, ठीक है, टोटली एस्ट्रोनॉमी है। अगर कोई मुझे बच्चा भी आके अगर आज जैनजी का आके अगर कोई बच्चा मुझे कहे कि ये तो सब अंधविश्वास है, तो मैं उसे पूर्ण रूप से बता सकता हूँ कि ये टोटल बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, साइंटिफिक, कंप्लीटली एस्ट्रोनॉमी पे रिलेट करता है। बिना एस्ट्रोनॉमी के एस्ट्रोलॉजी हिलता भी नहीं। पर इससे लोग सुपरस्टिशियस नहीं बन गए हैं? सुपरस्टिशियस बन गए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। मतलब लिमिटेशंस लोगों ने कई जगह दिमाग में क्रिएट कर ली कि अच्छा ये नहीं कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली यहाँ मैं थोड़ा सा अलग एक वो कहना चाहूँगा आपको कि लिमिटेशंस नहीं है किसी भी चीज़ की। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको लिमिटेशंस में नहीं डालेगा कि ये नहीं करना है, ये करना है। अगर नहीं करने के लिए कह रहा है, इट मीन्स वो स्टार्स या वो प्लैनेट्स आपको सपोर्टिव नहीं है। पंडित जी, आपने 2-3 बार जैसे बोला कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पर डिपेंडेंट है, Yes. तो हम कैसे, मतलब ये कैसे रिलेट करता है? जैसे एक सिंपल एक वे में मैं बात बताता हूँ आपको कि कई बार जो आज के समय में मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि गलत प्रैक्टिस की जाती है, उसके कई बार कारण क्या होते हैं कि लोग कुंडली खोलेंगे, डायरेक्ट ओपन किया एंड दे थ्रू आउट, वो बताना शुरू कर देंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो नहीं, ऐसा है। कई लोग उपाय भी बताते हैं। हाँ। ठीक है, उपाय बताया उन्होंने, उस मोमेंट पे आप ऐसे कर लो, कुछ नंबर्स दे देते हैं, उस नंबर्स को यूज़ कर लो, घर पर कुछ सामान रखने को बोल देंगे। मतलब बहुत रेमेडीज़, आजकल तो रेमेडीज़ की भरमार हो रखी है। तो फिर और जब क्या वो रेमेडीज़ कॉमन नहीं हो सकती, सभी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो जनरल ही तो रेमेडीज़ चल रही, तो क्यों एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे से रिलेट कर रही है? या क्यों मैं मतलब ज्योतिष पर इतना जाऊं जब मेरे पास में रेमेडीज़ हैं? तो ओके मैम, इसका पहले तो आपको ये समझना होगा कि रेमेडीज़ कभी कॉमन नहीं होंगी, क्योंकि जब मैं बात कह रहा हूँ जुड़वा बच्चों में, उससे ज़्यादा कॉमन कुछ नहीं हो सकता है। कि जुड़वा बच्चों की भी कुंडलियाँ जब अलग अलग की जा सकती है, तो आप इतना समझिए कि जितने धरती पे लोग हैं उतनी ही साइकोलॉजिकल अवेलेबिलिटी अवेलेबल है। मतलब हर की स्टोरी यूनिक है, सबकी स्टोरी यूनिक है और सबकी कुंडली बिल्कुल यूनिक पॉइंट है। वो बिल्कुल वैसी आइडेंटिटी है, लाइक जैसे आधार कार्ड हम लेके चल रहे हैं, बिल्कुल हर पर्सन के लिए एक बिल्कुल अलग यूनिक मतलब जैसे हम आइडेंटिटी ये है। कहते हैं कि रेटिना सबका अलग होता है, तो बस, उसी तरह से यस, सबके, तो यस। इसलिए रेमेडीज़ जो कॉमन होती बिल्कुल हैं, कॉमन रेमेडीज़ नहीं होगी। कॉमन रेमेडीज़ से थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरा, आप कहेंगे कि एकदम हमारी परफेक्ट कुंडली है, गुरु इसका भी चौथे घर में, मेरा भी चौथे घर में, मेरा भी लग्न सेम है, उसका भी लग्न सेम है, इसके बावजूद उसका गुरु कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आपका गुरु कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंस हो सकता है। बिकॉज कि उसके जन्म के समय में प्लेनेट कैसे मूवमेंट कर रहा था, जिस पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मोशन ऑफ प्लेनेट की मैं बात कर रहा हूँ। एक प्लेनेट बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। लाइक मैं आपको छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहता हूँ। सूर्य की बात करते हैं, सूर्य को अधिकतर लोग उच्च का देख के बोलते हैं कि भैया इसके राजयोग है, अब ये जाएगा सरकार में और सरकार से इसको हमेशा बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जबकि मैंने कई उच्च के सूर्य वाले जेल में देखे, प्रैक्टिकल बात। तो यहाँ उच्च और नीच की बात करके टोटल कुंडली को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। सूर्य, पहली बात तो आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा कि कारक है, उच्च का है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर इम्पैक्टफुल की बात की जाए और स्पीड ऑफ प्लेनेट की जो मैं बात कर रहा था, तो सूर्य 22 दिसंबर से लेके या 21 दिसंबर से लेके और 15 दिसंबर जब तक संक्रांति आती है, आज के समय में 15 जनवरी के बीच तक ये संक्रांति आती है, तब तक वो उसकी हाई स्पीड में होता है। और सबसे जो उसकी ज़्यादा स्पीड होती है वो 3 या 4 जनवरी के आसपास होती है। तो अब प्रैक्टिकली जो बच्चा 3-4 जनवरी को जन्म रहा होगा, उसके अंदर सूर्य के, अगर सूर्य कारक है, उसका लग्नेश है या उस कुंडली में किसी भी तरीके से कारक ग्रह के रूप में अवेलेबल है, तो वो मोर इम्पैक्टफुल प्लस में जाएगा। और अगर वो उसकी कुंडली में वो मारक है, तो वही सूर्य उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा।
मतलब पर्सनली एक एक कुंडली को देखा जाए और तभी रेमेडीज पर जाया Yes, जाए yes. तो वो ज़्यादा अच्छा है। पर तो जो देखो- एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस हो रहे हैं, जो जनरल प्रिडिक्शंस होते हैं, जनरल प्रिडिक्शन मैं इसलिए बिलीव नहीं कर रहा, जब मैं कह रहा हूँ मैम पर कुंडली पे एक एक कुंडली में इतनी चीज़ें हर व्यक्ति के अंदर कॉमन क्या नहीं होगा, तिथियाँ कॉमन नहीं होगी, हम पंचांग को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। आज के एस्ट्रोलॉजर 90% आप जाएंगे पंचांग की बात ही नहीं करेंगे, आपके वार की बात नहीं करेंगे, आप किस तिथि को जन्मे उस तिथि की बात नहीं करेंगे। अगर उसमें क्षय तिथि है तो वो बिल्कुल अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगी कुंडली, ठीक है। और अच्छी तिथियों का कॉम्बिनेशन है, योग जो कि कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की कुंडली अगर आप देखेंगे, कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि 0 डिग्री 1 डिग्री पे बाल्यावस्था का ग्रह बाल्यावस्था का होता है, बहुत इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो मैं उनकी लगन की बात करूँ तो 1 डिग्री का लगन है और 0 डिग्री पे मंगल है। अगर 0 डिग्री का मंगल व्यक्ति को राजा बना सकता है, देश में राजा आज वही है, तो मैं कह सकता हूँ कि फिर तो सारे प्लेनेट 0 डिग्री पे भी बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ एक योग बनता है, अनुराधा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ, वहाँ मंगल का किसी भी तरीके से चंद्रमा से अगर संबंध बन जाता है 100% ये राजयोग क्रिएट करता है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल रीज़न हुआ ना, ठीक है। और उसी समय में मोशन ऑफ प्लेनेट, अगर मैं बात करूं मंगल की, तो मुझे जहां तक पता है उनका जब जन्म हुआ मंगल आउट ऑफ बाउंड था। अब ये आउट ऑफ बाउंड क्या हुआ? आउट ऑफ बाउंड वो विषय मैम जिस पे मुझे लगता है कि बिल्कुल बात नहीं की गई है ज्योतिष, बिल्कुल भी बात नहीं कही है, और 0.1% लोगों ने इस पे ध्यान दिया होगा। क्योंकि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो रिसर्च आपका विषय बन जाता है, और आपको ये भी देखना जरूरी है कि ये नहीं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आया, इस घर में ये फिक्स है, इस घर में ये प्लेनेट यही रिजल्ट देगा, तो फिर एक रटाफिकेशन करो, बात खत्म। हर आदमी रटाफिकेशन करेगा और कोई भी कुंडली देख लेगा कि इस घर में ऐसा ही रिएक्शन होगा, तो नहीं। वहाँ हमें प्लेनेट की सिचुएशन देखने की बहुत ज़रूरत है कि ग्रह मार्गी है यानी सीधा चल रहा है, वक्री वक्री उल्टा कभी कोई ग्रह चलता नहीं है, लेकिन अगर हम धरती से उसे देखेंगे तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि हमें वो उल्टा चलता हुआ केवल दिखाई देगा। नहीं तो पर कांस्टेंट स्पीड है तो ये वक्रीय वर्ड क्यों use वक्री इसका एस्ट्रोनॉमिकल कारण इतना ही होता है कि सूर्य से जब एक प्लेनेट लगभग 5 हाउस, लगभग 150 डिग्री के आसपास जब उससे दूर चला जाता है, तो बड़े प्लेनेट्स की बात कर रहा हूँ, बुध और शुक्र हमेशा नज़दीकी रहते हैं, तो ये 22 डिग्री पे भी वक्रत्व में आ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी सारे जो बड़े ग्रह हैं जो काफ़ी दूर तक जाते हैं, वो करीब करीब 5 हाउस जब आगे जाते हैं तो उनका जो ग्रेविटेशनल पॉइंट है उससे वो दूर हो जाते हैं, तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो हमें वो दिखाई देने में ऐसा दिखता है क्योंकि ऋषियों ने जैसा देखा उससे ही लिखा गया कि वो उल्टा चल रहा है, दिखता है वैसा, लेकिन ऐसा है नहीं। वैसा ही है जैसा हम एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और हमें सारे पेड़ लगते हैं कि उल्टी दिशा में जा रहे हैं, है नहीं, जबकि हमारी ट्रेन मोशन में है, तो वो स्पीड उसकी उस समय में बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब ये देखने का मतलब इट्स अ टोटल रिसर्च है कि कितनी बारीकी से आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, एग्जैक्ट यही बात है। और यही बात जो मैंने कही आउट ऑफ बाउंड, ये वक्रत्व से भी खतरनाक चीज़ है। और ये वक्रत और आउट ऑफ बाउंड, ये मतलब ये दोनों शब्द, वक्रत्व सिंपल है, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड हो जाना। बड़े प्लैनेट्स के बारे में जब मैंने कहा, सन से उनकी डिग्री जब 150 डिग्री से वो ऊपर जाते हैं, 5 घर आगे जाते हैं, तो अभी जैसे शनि वक्रत्व में चल रहा है, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो डिपेंड ऑन योर सकता है। कुंडली। फर्स्ट डिपेंड ऑन योर कुंडली कि आपकी कुंडली में वो प्लैनेट अगर अच्छी पोजीशन में है, अगर कारक है, तो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे करके देगा। और आउट ऑफ बाउंड क्या हो गया? आउट ऑफ बाउंड थ्योरी के बारे में अब बात करते हैं मैम। आउट ऑफ बाउंड वो थ्योरी है जब प्लैनेट अपनी अवस्था में बहुत संयम से नहीं रह पाता, या कह सकते हैं वो अपने गुण धर्म से बाहर जाकर रिजल्ट करता है। मान लीजिए अगर सूर्य से किसी ग्रह की कोई निश्चित दूरी है कि बस इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, एक बाउंड्री है, अगर वो उस बाउंड्री से दूर जाएगा तो उनकी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो आउट हो जाएगी, और जब आउट होगी तो वो चलते हुए स्पीड में हो सकता है काफ़ी डगमगा जाए, तब उसके रिज़ल्ट बिल्कुल ही अलग आते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे नशे में चूर एक इंसान, हो सकता है वो बहुत गंदा रिएक्ट करे, बहुत गाली गलौज करे, हो सकता है वो व्यक्ति के अंदर कोई गुण है जो नॉर्मली बाहर नहीं ला पाता, लेकिन नशे में है
अचानक वो गायन करना शुरू कर दे। नहीं, जैसे ये कुछ बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लाइफ में मतलब डिफरेंट करा। हाँ, उनके मैं एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। आप सीधा सीधा यूज़ कीजिए, आम जनता के लिए समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। हर्षद मेहता की आप कुंडली लीजिए, उस समय में मार्स आउट ऑफ बाउंड था, इवन बुध उस समय में आउट ऑफ बाउंड था। तो मतलब उसने जो उनके हिम्मत, बॉर्न होने के टाइम पर बॉर्न ये होने के टाइम पे, जब 1954 में उनका जन्म हुआ, दैट टाइम में आपका बुध और मार्स दोनों के दोनों आउट ऑफ बाउंड थे। और जनता जानती है कि बिल्कुल बेसिक से उस व्यक्ति ने केवल हिम्मत के पक्ष में, मतलब वो तो हाँ, रिस्क टेकिंग, रिस्क। ओवर रिस्क टेकिंग, मतलब उससे कहा जा सकता है कि एक तरह का पागलपन। हाँ ठीक हाँ। है, अच्छे रिजल्ट में अच्छे भी मिले और बुरे रिजल्ट में उनका जितना बुरा मतलब हर्ष उनकी किसी का फैमिली नहीं ने कई बार उनको रोकने बिल्कुल, की भी कोशिश बिल्कुल, करी, पर उन्होंने रिस्क लेना छोड़ा नहीं। ये तो बात जैसे तो मैं फिर जैसे नरेंद्र, हिटलर के हाँ, सॉरी, यही बात मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जी कहना जी चाहूँगा। जी। सेम उस टाइम में भी मार्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड था, तो 0 डिग्री पे भी उस ग्रह ने इतना रिजल्ट किया कि उनसे मतलब इतना, इज अ लीडर। एज मतलब इससे बड़ा लीडर, और वो भी विश्व गुरु के रूप में, तो मतलब ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। फिर बात की जाए हिटलर की, तो अलग तरह के जो लोग पैदा होते हैं। आइंस्टाइन की बात कर लें, हाँ हाँ। बचपन में बिल्कुल लगता था कि नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जब उन्होंने किया तो सारी दुनिया के सारी सामने, थ्योरी ही हाँ, निकाल दी तो जो फिजिक्स मैथ्स की। पागलपन आउट ऑफ बाउंड ग्रह लेके आता है, वो पागलपन दुनिया से जो अलग लोगों को करता है, वो आउट ऑफ बाउंड ग्रह की वजह से आता है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर ज्योतिषी इस चीज़ को अपने रिसर्च में, अपनी प्रैक्टिस में डालें। हालांकि प्रैक्टिस में डालने के लिए बहुत सी और चीज़ें हैं जिनको अभी तक नेगलेक्ट किया जा रहा है। जैसे अभी तक पंचांग को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसके बाद में आपको स्पीड ऑफ प्लेनेट को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। आपको केवल और केवल इस थ्योरी पे नहीं रहना चाहिए कि ये व्यक्ति आया है तो इसको मुझे बस पैसों से काफ़ी हद तक अच्छे से लूट लेना मतलब है। ये वाली चीज़ तो मैं ऑब्वियस है पूछना ज़रूर चाहूँगी कि कई ज्योतिष हैं जिनका हमने देखा कि या नॉर्मली हम लोग खुद ही आपस में जब बातें करते हैं, वी पीपल टॉक, तो वो बोलते हैं कि अगर ज्योतिष इतना ही सही था तो वो जो खुद ज्योतिषी था वो अपनी लाइफ को क्यों नहीं ठीक कर पाया। ये एग्जैक्टली मैंने वही बात की। फिर ज्योतिष के पास जाने का केवल एक ही चीज़ जो मेरा पक्ष है वो ये कि वो एक आपको ऐसी गाइडेंस देगा जो लाइक जीपीएस होगी। वो आपको बता सकता है कि इस समय में ज़्यादा रिस्क नहीं ली जाए, क्योंकि ये टाइम आपके पक्ष का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ देंगे, लेकिन इतना आपको आइडिया होगा कि मुझे इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, और अगेन जब आपका टाइम बहुत अच्छा हो और अगर एक ज्योतिष सही ज्योतिष होगा और वो आपको कहे कि इस समय रिस्क टेकिंग ली जा सकती है, डेफिनेटली उस समय आप रिस्क टेकिंग कीजिए, अच्छा बिजनेस कीजिए, अच्छा काम कीजिए, जिस क्षेत्र में उसमें अच्छा काम कीजिए वो किया जा सकता है। इसके बाद जो ग्रंथों में निर्धारित हैं 3-4 चीज़ों पर मैं बिलीव करता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ होती है आप जाप करें, स्वयं से जाप करें। नहीं सक्षम में व्यक्ति बीमार है, ब्राह्मणों से करवा सकते हैं। ठीक है, जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इज इट ओके? आपने जैसे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी इन दोनों को Yes. रिलेट करने की हमेशा बात करी, जी। और पर अगर जब हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो प्लैनेट्स में, और हम एक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से में बात कर रहे हैं, वहाँ पर राहु केतु, और एस्ट्रोनॉमी में राहु केतु है ही नहीं। बिल्कुल वहाँ पर कोई इससे रिलेटेड कोई डिस्कशंस ही नहीं होते हैं। बिल्कुल और जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात हो तो राहु केतु के नाम पर हम लोग को डरा दिया जाता है। तो ये क्या है? मतलब वैसे तो छाया ग्रह बोले गए हैं, पर हाउ इट्स रिलेट टू एस्ट्रोनॉमी, कहाँ वहाँ कहाँ आया फिर? बिल्कुल, मैं आपको इस माध्यम से ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि राहु केतु प्लेनेट वो प्लेनेट है जिनका अध्यात्म में तो कई बार बात हुई है, हर ज्योतिषी से बातें करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्पेस में पाई जाने वाली एक स्पेस है केवल। और वो स्पेस क्या है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो वो अपनी एक धुरी बना रही है, एक गोलाई बना रही है, और चंद्रमा जो कि धरती के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब धरती की जो धुरी है उस पर जब चंद्रमा एंटर करता है तो वो एक पोल बना, और वो उसका चक्कर लगाता हुआ जब एग्जिट होता है उस धुरी को, जब वो दोनों तरफ से काटता है, दैट इज़ राहु केतु। स्टार्टिंग पॉइंट इज केतु एंड जब वो एग्जिट पॉइंट करता है तो राहु।
एक्चुअली ये स्पेस में एक जगह है, ठीक है। अब ये मल्टीपल ग्रहों का जितने भी ग्रह हैं उनके चंद्रमा जब उनकी दूरी को काटते हैं वहाँ पर भी राहु केतु क्रिएट हो सकते हैं। जो शास्त्रों में कहा गया है कि 14 से ज़्यादा राहु केतु हैं, तो 7 प्लेनेट हैं और सभी के अपने अपने राहु केतु हैं। तो एग्जैक्ट उन नोट्स पॉइंट को, जो नोट हैं, उन्हीं को राहु केतु कहा मतलब ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि मतलब जितने प्लैनेट्स हैं उन सभी के और वहाँ एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है क्योंकि ऑलरेडी 2 एनर्जीज राउंड कर रही हैं, फिर थर्ड एनर्जी ने वहाँ एंटर किया। दैट्स वाई इसकी जो इम्पैक्ट आते हैं, इसके जो पावर के इम्पैक्ट आते हैं वो मोर देन पावरफुल होते हैं। अच्छे इम्पैक्ट भी राहु केतु के हमेशा अच्छे बताएंगे और बुरे इम्पैक्ट भी इनके बहुत बुरे बताए जाते हैं। वही कारण है क्योंकि एक फोर्स, एनर्जी फोर्स है, वो वहाँ पे पर्टिकुलर स्पेस पे लग रही है। ये कोई ग्रह नहीं है। इनके बारे में सुनाई गई कहानियाँ ठीक है, आध्यात्म के लिए ठीक हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर एस्ट्रोनॉमिकल हम एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे तो ये ओनली नोट्स हैं। अब हमने बीच में एक दो बार बात करी सबकॉन्शियस की, है ना। अगर सपोज मुझे बता दिया गया समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग हैपन टू मी, हो सकता है कि मेरे सबकॉन्शियसली वो इतना गलत तरह से स्टोर हो जाए कि मैं वहीं पर बार बार शायद उसकी रेमेडी की तरफ वर्क नहीं कर मैं उस चीज़ को और बड़े रूप में नुकसान में अपने ऊपर कर सकूं। Sure. पर उसी तरह से ये हो गया, इसीलिए कहा गया कि पावर ऑफ सबकॉन्शियसनेस वाली बात हुई कि आप अपने सबकॉन्शियस को इस तरह से ट्रीट करो, उसको नर्चर करो। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी आई। आजकल मैनिफेस्टेशन की बात इतनी ज़्यादा होने लगी है कि आप अपनी सोच को और अपने कर्म को अलाइन करो। बिल्कुल, ठीक है। तो पर अगर मेरे पास में पैसा ही नहीं है, तो क्या मतलब फिर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर ये कहूँगा कि मैंने जैसा अभी आपको नक्षत्रों की बात की, ठीक है, उसी तरीके से हर व्यक्ति के लिए एक निर्धारित दिशा है। अगर उस पर्टिकुलर जगह पे जाके आप मैनिफेस्टेशन, देखो अच्छी चीज़ है, बिकॉज तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अच्छे स्तर पे ले जाना चाह रहा है। थोड़ा सा जिस स्तर पे वो है उस स्तर से अच्छा सोचने के लिए कह रहा है। तो पॉजिटिव माइंड के लिए इज इट ओके, लेकिन ये हर जगह वर्क तो नहीं कर रही है। ऐसा हो तो हर व्यक्ति के पास रोल्स रॉयल हो, उससे कम की गाड़ी कोई हो नहीं। सबके पास अपने अच्छे बड़े बंगलोज, फार्म हाउस ही, उससे कम का कुछ हो ही नहीं। तो मतलब गरीबी तो वहाँ होगी ही नहीं। पर वहाँ पर वो थ्योरी आ जाती है ना कि आपने मैनिफेस्टेशन में कोई कमी कर दी। हाँ, वो जो कमी है वहाँ एस्ट्रोलॉजर आपको हेल्प कर सकता है कि पर्टिकुलर आपके नक्षत्र को देखकर उसकी दिशाओं को नियत करता है कि ये दिशा में बैठ के अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, इस दिशा में जाकर आप अपना कोई नोट लिख के रख देते हैं, वो पर्टिकुलर हर व्यक्ति के लिए वो स्पेस अलग होगी। घर में वो कोई भी दिशा, हर व्यक्ति के नक्षत्र अकॉर्डिंग वो दिशा होगी। वहाँ बैठ के करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी अलाइन करेगा। वैसे ही नेम के लिए भी, जैसे कई बार आप कहेंगे कि नेम्स एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करते हैं, तो उनका आधार क्या होता है? बिल्कुल न्यूमरोलॉजी नहीं होता है। जो मेरा पर्टिकुलर, मेरा खुद का जो आधार है, जो रिसर्च है, वो एस्ट्रोलॉजी में एक चक्र आते हैं, अष्टवर्ग चक्र। उसमें विनाष्टक चक्र भी उनको कहा जाता है। और विनाष्टक चक्र में जब चंद्रमा के वर्गों को हम देखते हैं तो चंद्रमा जिस राशि पे सबसे इम्पैक्टफुल रहता है या सबसे ज़्यादा रेखा बिंदु देता है, वही राशि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अगर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में स्वर, अक्षर, नाम सभी लिए गए हैं, पर्टिकुलर उस राशि के जो नाम होंगे वो हर व्यक्ति को बहुत सूटेबल होंगे। और ये प्रैक्टिस में है ऑलरेडी, कई वर्षों से प्रैक्टिस है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से इस तरीके ज्योतिषी से रिलेट करके इजी बनाया। तो अच्छा, तो फिर इसी तरह से अगर प्रॉपर्ली अगर समझा जाए तो कैसे वास्तु भी यूज़ कर लिया, कैसे न्यूमरोलॉजी भी यूज़ कर लिया, और वर्ड्स को भी हमने, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के बेस में है। पर वास्तु, क्या वास्तु इम्पैक्टफुल 100% आपको लगता है? देखिए मैम, कोई भी साइंस 100% इम्पैक्टफुल नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है आज के समय में, देखो वास्तु मैं भी मानता हूँ, कोई ये कह रहा है, कोई व्यक्ति पर्टिकुलर ये कह रहा है कि वास्तु आपने कर लिया, इज इट ओके, या न्यूमरोलॉजी आपने कंप्लीट कर लिया, इज इट ओके, वो काफ़ी आपके मतलब पूरे जीवन के लिए। कई केसेस ऐसे देखे हैं कि वास्तु कर के एक्सपर्ट रहे हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये कह दिया कि 100% वास्तु ही आपका अगर ठीक है तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा अलग विषय हो जाएगा। लेकिन वास्तु के विषय में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, या जिस पर्टिकुलर व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, नाउ ही इज इन जेल। अगर ऐसा होता, वो तो
दर्शक अपने आप गैस कर लेंगे कि कौन है। इतना बड़ा मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा वास्तु पे पूरे इंडिया में किसी ने काम नहीं किया और वो आज की तारीख में जेल में है। कंट्रोवर्शियल बात जरूर हो जाएगी, लेकिन अगर वास्तु उन्होंने क्या अपना वास्तु ठीक नहीं करके रखा होगा, तो क्या उनकी प्लानिटरी सिचुएशन जब चेंज हुई, अगर मुझसे कोई पर्टिकुलर पूछना भी चाहे तो मेरे पास उनका कुंडली अवेलेबल है। जब प्लानिटरी सिचुएशन उनकी चेंज हुई तो उनकी पूरी जो राजा की गद्दी थी वो जाके रंक की गद्दी बनी। तो प्रैक्टिकली इम्पैक्ट आपके ग्रहों का ही होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वास्तु को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो 100% आपकी लाइफ में नहीं है। रेमेडीज़, वैसे हम कंटिन्यूस रेमेडीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से जाना चाहिए, और हमने अभी जैसे राहु केतु की भी बात करी, जिनके भी राहु केतु पे डिस्टरबेंस होता है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने का एक नियम लोगों को करने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल ना ऐसे कोई दोष होते हैं जिनके पास में, जी। तो क्या शिवलिंग पे जल चढ़ाया तो वो प्लैनेट्स या राहु केतु, जिसको शेडो प्लैनेट्स कहते हैं, या आप ये कह रहे हैं कि वो एक ऑर्बिट हो गया, तो उन पर कैसे अफेक्ट पड़ा कि शिवलिंग तो यहाँ है? पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट का तो मैं यही आंसर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि राहु केतु क्रिएटेड बाय चंद्रमा जिस नोट से पृथ्वी की धुरी को काट रहा है, तो इट मीन्स वो चंद्रमा को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है। उस टाइम में जन्मा व्यक्ति चंद्रमा को इम्पैक्ट करेगा, यानी उसके मन को इम्पैक्ट करेगा। और शिवलिंग, क्योंकि शिवलिंग के बारे में मैं जितनी भी बार कहता हूँ कि ये वो चीज़ नहीं है जो चीज़ लोग इससे रिलेट करते हैं, क्योंकि ये कोई लिंग या योनि नहीं है, ये प्रतीक है एकाग्रता का, जो कि हमारे शरीर में ग्लैंड पाई जाती है, जो कि मस्तिष्क के पीछे की साइड पाई जाती है, बिल्कुल, जो कि एकाग्रता के लिए ही जिस प्रतीक का निर्माण किया गया है वही शिवलिंग है। जब उस पर आप जल चढ़ाते हैं तो आपकी वो ग्लैंड बहुत इम्पैक्टफुल होती है, और राहु केतु जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपकी एकाग्रता ही भंग करते हैं, पर्टिकुलर आपके चंद्रमा को इम्पैक्ट करते हैं। तो जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, वो एकाग्रता आप में कहीं ना कहीं वापस आने लगती है, और व्यक्ति के डिसीजन जो आप खराब हो सकते थे वो ठीक होने की तरफ। तो मैं आपको शुरू से यही कह रहा हूँ कि एक एक ज्योतिष का एक एक उपाय साइंटिफिक है। तो आप इन मतलब स्पेशली आप इन सब चीज़ों पे वर्क ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मैं ऐसा कहूँगा तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, क्योंकि फिर तो कई महानतम लोग हैं जो आज के समय में इस पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। मैं अगर रेफरेंस दूंगा, कुछ नाम दूंगा आपको, तो श्री सुरेश चंद्र मिश्र जी हैं इस फील्ड में। अगर आज कोई एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है तो उनकी किताब पढ़े बिना तो एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बन पाता। 90% बुक्स उनकी अवेलेबल हैं। तो इस फील्ड के तो आज की तारीख में भीष्म पितामह हैं, और वो इकलौते, मुझे कुछ नाम लेते हुए बड़ा गर्व होता है कि जो उस प्रैक्टिस पे चल रहे हैं, जो प्रैक्टिस को मैं प्रमोट करता हूँ। सुरेश चंद्र मिश्र जी हैं, पंडित यूपी मिश्रा जी हैं, उनके बेटे शैलेश मिश्रा जी हैं, इवन अगर मैं मेरे ही हम उम्र लोगों की बात करूं, नर्मदेश्वर शास्त्री जी हैं, गुरु पवन सिन्हा जी हैं, जिन्होंने आध्यात्म को, ज्योतिष को उस तरीके से पेश किया जैसा ये है, एग्जैक्ट ये है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये नाम लिए तो यही लोग होंगे, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो सही प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं इन लोगों को पर्टिकुलर जानता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छे मार्गदर्शन दिए हैं और बहुत अच्छे से ज्योतिष को ज्योतिष की तरह ही पेश किया है, जिसकी वजह से भी आज ज्योतिष की जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट रह गई है वो इन्हीं ऐसे ही लोगों की वजह से है, जो इसको बहुत सही प्रैक्टिस में लाए, इस पर रिसर्च किया और आम जनता को बहुत एस्ट्रोनॉमिकल रूप में इसको प्रस्तुत किया। वैसे समअप करूंगी मैं एक क्वेश्चन स्ट्रांगली पूछ कर कि क्या अभी जैसे इमोशनली सब लोग बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टाइम नहीं हो गया है कि पीपल आर मोर यूज्ड, क्योंकि रेमेडीज़ के नाम पर हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ रहे हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी क्या सपोर्ट कर सकता है परफेक्ट तरह से कि आगे के समय पे एक वार्निंग की तरह बने? मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। जैसा हमने बीच में शब्द यूज़ किया आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, अभी 27 तारीख रिसेंट आने वाली, ठीक है, शुक्र आउट ऑफ बाउंड जाएगा। तो यहाँ में सारे जो प्लैनेट्स जो आउट ऑफ बाउंड होते हैं उनके इम्पैक्ट थोड़े थोड़े बता देता हूँ। कुछ समय पहले मंगल आउट ऑफ बाउंड हुआ, पूरे देश में कई जगह कई फैक्ट्रियों में आग लगी। गुजरात में भी 5000 से ज़्यादा स्कूलों में सिस्टम बंद कर दिए गए थे, ताकि जब तक फायर सिस्टम उसमें ना लगे तब तक उनको रेगुलर नहीं किया जाएगा, और लगा भी।
ऑफिसेज में ये कॉमन किया गया, उस समय में मंगल आउट ऑफ बाउंड था, तो ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे। वैसे ही अभी शुक्र आउट ऑफ बाउंड होने जा रहा है। शुक्र जब भी आउट ऑफ बाउंड होता है, जनता में शराब की तरफ, गलत कार्यों की तरफ, लग्जरी की तरफ खर्चा करने का, इवन इस समय में रेप केस बढ़ जाना या इस तरह की गलत क्रियाएं होना, यही वो टाइम होता है जिस समय में लोग LGBT लोग पैदा होते हैं, उसके चांस ज़्यादा बनते हैं। या उनके सिस्टम में जब कहा जाता है कि जीन्स नंबर 40 अगर चेंज होता है तो व्यक्ति का अट्रैक्शन दूसरी तरफ आने लगता है। तो बिल्कुल यही वो पर्टिकुलर टाइम होता है एस्ट्रोनॉमिकल, जिस समय में ऐसा होता है। इस समय में पैदा होने वाले लोगों में ये संभावनाएं ज़्यादा होती है। आने वाले समय के बारे में फिर से बात कर रहा हूँ, आपने अवसाद की बात की। अवसाद अभी मार्च के बाद में चंद्रमा बहुत लंबे टाइम के लिए आउट ऑफ बाउंड होने जा रहा है, तो 2025 में एक लंबा समय व्यक्ति के पास चाहे पैसा कितना हो, चाहे उसके पास पर्याप्त मात्रा में लग्जरी हो, वो अवसाद में रहेगा। उसको फील होगा, अच्छा फील नहीं होगा, वो अवसाद में रहेगा। और वो एक पर्टिकुलर टाइम है जहाँ मुझे लगता है कि मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कहीं जो अच्छे ज्योतिषी काम कर रहे हैं वो उन्हें ध्यान योग की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। उन्हें अच्छे मंत्र से उनकी मंत्र देकर या मंत्रों का उच्चारण करवा के या उन लोगों को पर्टिकुलर इस तरह के उपाय देके कि जो उनकी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके जाएं, तब इस पर्टिकुलर सिचुएशन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके इम्पैक्ट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे नहीं आने वाला, हर व्यक्ति पे आएगा। बस उससे बचा कैसे जा सकता है, वो एक एस्ट्रोलॉजर आपको हेल्प आउट कर सकता है। थैंक यू सो मच, आपने आगे के टाइम के लिए भी बहुत अच्छा एक गाइडेंस दिया। Thank you, और एस्ट्रोलॉजी समझ में ये आया कि अपने आप को हम समझें, पहचानें तो अपने कदमों को उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ब्लाइंड बिलीफ नहीं है बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी, नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक है। सब साइंटिफिक बेस है, सबका प्रूफ है और सारा चीज़ हमारे सामने है कि कैसे एस्ट्रोनॉमी से रिलेट करते हैं। इवन आपने जैसे नासा की रिसर्च की भी एक दो बार बात करी है। तो सब कुछ देखते हुए हमको ये समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी हम किस तरह से पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूज़ करें और वो बिल्कुल। पॉजिटिवली क्रिएट करें हमारी लाइफ को। तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर चैनल कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। इस कदर समझा कि चलो इस पे बात की जाए। और एस्ट्रोलॉजी यहाँ इस 1 घंटे के विषय पे ख़त्म नहीं होने वाली, बहुत बड़ा विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह यही करूँगा, चाहे वो ओल्ड एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जो इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि वो अपने प्रैक्टिसिंग सिस्टम में और अपग्रेडेशन करें और एक सही उपाय एक जनता तक पहुँचाएँ। नमस्कार।